लोकसभा में बाईस अप्रैल को वाद विवाद में भाग लेते हुए प्रधानमंत्री जी ने जो कुछ कहा, मैं उसमें से कुछ पंक्तियां उद्धृत करना चाहता हूं। एक वादा यह है कि जब तक मैं इस सरकार में सरबराह हूं तब तक यह सरकार ट्रांसपेरेंट सरकार रहेगी। यह सरकार पूरी तरह से कोशिश करेगी कि ये अकाउंटेबल रहे। इसके बाद भी ये भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोलते रहे हैं। उन्होंने ये स्वीकार किया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कुछ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। Admitting that corruption has seeped into the veins of the nation, Prime Minister Indra Kumar Gujral on Sunday said that something drastic needed to be done against those occupying ministerial position and facing corruption charges. Something drastic, कठोर कार्रवाई करना पड़ेगी। स्पष्ट है कि यह कठोर कार्रवाई शासन के स्तर पर होगी। भ्रष्टाचार के खिलाफ जनमत बनाया जाए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अगर हम केवल जनता पर जिम्मेदारी डालकर और शासन के नाते अपने कर्तव्य पालन से चूकेंगे तो जनता की भागीदारी के लिए भी जो उत्साह जनता में पैदा करने की आवश्यकता है वो पैदा नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी उस बैठक में उपस्थित थे जिसमें देश भर के गण्यमान्य व्यक्ति स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह की तैयारी के संबंध में एकत्र हुए थे। ये समारोह प्रारंभ होने वाला है। 9 अगस्त को मुंबई से आरंभ होगा। फिर हम 14 अगस्त की रात को 50 साल पहले की स्मृति को ताज़ा करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री ने देखा कि उस दिन भ्रष्टाचार का मुद्दा सारी बैठक के ऊपर छाया रहा। यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी भ्रष्टाचार के मुद्दे का अपने प्रारंभिक भाषण में उल्लेख करना पड़ा। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले में कुछ करने की जरूरत है। सरकार क्या करना चाहती है, अभी तक इस संबंध में न तो सदन को विश्वास में लिया गया है और न देश के सामने कोई ठोस योजना रखी गई है। अभी हाल के एक भाषण में उन्होंने स्वीकार किया है कि भ्रष्टाचार विकास के मार्ग में भी बाधा पैदा कर रहा है। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा अगर घोटालों में उड़ाया जाएगा और घोटालों का घटाटोप कुछ प्रदेशों में खड़ा होगा तो फिर विकास के लिए धन कहां से आएगा, साधन कहां से आएंगे। उससे भी बढ़कर देश के निर्माण में लोगों को जुटाने के लिए जो मन में उत्साह चाहिए वो उत्साह भी कैसे पैदा होगा। नेता अगर लूट में फंसे रहें और किसान, मजदूर, कर्मचारी से कहा जाए कि वो अपने कर्तव्य का ठीक तरह से पालन करे, मेहनत करे, तो इसका कोई असर नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय, कैसे दुर्भाग्य की बात है कि पिछले 50 सालों में हमने भ्रष्टाचार के मामले में जो परंपराएं डाली थी, जो एक विरासत हमें उत्तराधिकार में मिली थी, आज उसको चुनौती दी जा रही है। वो विरासत ये थी कि अगर
सत्ता में बैठे हुए किसी राजनेता के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगे और उन आरोपों को प्रथम दृष्टि में साधार माना जाए, आगे जांच करना आवश्यक हो, तो फिर ऐसे व्यक्ति के लिए उसका मामला अदालत में भेजने के साथ साथ उस व्यक्ति को अपने ऊंचे पद से हट जाना चाहिए, स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देना चाहिए। टीटी कृष्णमाचारी से लेकर और अभी हवाला कांड तक इस परंपरा का पालन हुआ। हवाला कांड में भी जिन मित्रों के बारे में लिप्त हैं, ये आरोप लगाए गए थे, वो अपने पद से हट गए। कल कुछ और भी व्यक्ति हटे जिनमें हमारे बिहार की विधानसभा में विरोधी दल के नेता श्री यशवंत सिन्हा थे। उन्हें त्यागपत्र देने की जरूरत नहीं, वो विरोधी दल के नेता का दायित्व तो निभा सकते थे, अपने पद पर बने रह सकते थे, लेकिन हमारे मानदंड अलग है। हमने कहा नहीं, आपको भी त्यागपत्र दे देना चाहिए। अडवाणी जी ने कहा कि जब तक हम दोष मुक्त नहीं होंगे हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कल और भी कुछ मित्र दोष मुक्त हुए, लेकिन पहली बार इस परंपरा को, इस विरासत को चुनौती दी जा रही है। बिहार के मुख्यमंत्री कह रहे हैं मैं क्यों इस्तीफा दूं। यह भी कह रहे हैं कि मुझे फांसी पर चढ़ना पसंद है मगर इस्तीफा देना पसंद है। स्वतंत्रता के लिए लोग फांसी पर चढ़ा करते थे। फांसी पर बढ़ने की बात कोई प्रूफ है कि फांसी वाला बात बोलना है? आपके जैसे पेपर से चलेगा, आपके जैसे सम्मानित जवाब दे लोग बोलेंगे फांसी वाला बात लगाना है बिना प्रमाण के, तो दूसरी बात इसमें प्रमाण की क्या जरूरत है? फांसी पर चढ़ने का बात कहां से हुआ है? आप कह सकते हैं कि श्री लालू प्रसाद यादव ने इस तरह का भाषण नहीं दिया। आप कह सकते मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जो प्रस्ताव आपने दिया है या मैं उस प्रस्ताव पर बोलें और करके बेबुनियाद आरोप, बिना प्रमाण के जो आरोप लगा रहे हैं, वो जिस आरोप का किसी ने संज्ञान तक नहीं लिया और तब आप उस आदमी पर आरोप लगाए चले जा रहे हैं। रिसेंट डेवलपमेंट तो यही है कि बिहार विधानसभा में वहां के लोगों ने, वहां के विधायकों ने उनको बहुमत दिया है और आप उनकी बात कर रहे हैं। आप सीधे आरोप लगाए चले जा रहे हैं जिसका कि कोई आधार नहीं है। आपके लिए हमारे मन में बहुत सम्मान था, लेकिन हम नहीं समझते थे कि बेबुनियाद आरोप भी आप लगाएंगे। अगर आपके पास प्रमाण हो, कहीं भी प्रमाण हो, उस प्रमाण को आप रखें। तो एक बात है, अब मैं प्रमाण पेश करने लगा हूं। प्लीज। आज पटना की अदालत में श्री लालू प्रसाद यादव और उनके साथी एंटीसिपेटरी बेल के लिए गए थे। उस मामले का फैसला हो गया है। जज ने जो कुछ कहा है उनके निर्णय का एक अंश मैं उद्धृत करना चाहता हूं। इससे बढ़कर प्रमाण और क्या होगा। मैं उद्धृत कर रहा हूं। इफ द एविडेंस इज टू बी बिलीव, बोलेंगे ये प्रमाण नहीं हुआ क्योंकि ये मैटर सब जुडिस है और किसी कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने ये प्रमाण नहीं दिया है। ये किसी कोर्ट ने दिया तो उसको प्रमाण हम नहीं तब तक मानेंगे जब तक सर्वोच्च न्यायालय इसकी संपुष्टि न कर दे। इसको प्रमाण कैसे मानेंगे? इसको आप अगर प्रमाण मानते रहे
तो बहुत लोगों के ऊपर चार्जशीट हुआ है, उसको आप प्रमाण मान लेंगे। जब तक सर्वोच्च न्यायालय उसकी संपुष्टि नहीं करे तब तक वो प्रमाण कैसे हो गया, इसलिए उस पर बहस कैसे की जा सकती है। प्रोफेसर, आई थिंक ये बिल्कुल विषय से अलग आप चले जा रहे हैं। I think the leader of the opposition is living with full responsibility. He has to authenticate that quotation, and I think he is doing it with full responsibility. I cannot doubt that. Please, have a patient. You will have a chance to reply. इन्होंने जो प्रस्ताव दिया है सर, You will have a chance to reply. प्रस्ताव को पढ़ के सुना दिया जाए। I will give you time to speak. मेरा आपसे निवेदन ये है सर, जो माननीय अटल जी ने प्रस्ताव दिया उस प्रस्ताव पर आप जब पढ़ के सुनाइए कि उसमें कहां पर स्कैम के बारे में, कहां मुख्यमंत्री के बारे में। नियम तो ये कहता है कि सर आप मुख्यमंत्री और किसी गवर्नर के विषय में या मंत्री के विषय में चर्चा नहीं कर सकते हैं, और जो मामला सब जुडिस पर चर्चा नहीं कर सकते, आपने उसे रूल आउट किया सर। ये प्रस्ताव है, ये प्रस्ताव आप पढ़ के सुना है। Please. प्रस्ताव बना है, You listen. सर जो प्रस्ताव है सर, प्रस्ताव सामने है, सदन के सामने है सर, उस पर चर्चा करने के लिए कोई आपत्ति नहीं है सर, मगर जो सब्जेक्ट से बाहर कैसे चर्चा कर रहे हैं। रिसेंट डेवलपमेंट तो बिहार में यह है कि पूरा बिहार बाढ़ से ग्रसित है, उस पर चर्चा नहीं करेंगे। 70 आदमी मर रहा है, पूरा बिहार के फसल नष्ट हो गया है, करोड़ों किसान के अरबों रुपया के फसल नुकसान हो गया है, वो सीरियस डेवलपमेंट नहीं है। जिस पर 50 बार चर्चा हो गई वो सीरियस डेवलपमेंट है। राजनीति से ग्रसित होकर के एक व्यक्ति के पीछे सारे लोग पड़े हुए हैं। आपको पूरा मौका मिल जाएगा, आपको कहने का मौका मिलेगा, आप जवाब दीजिए बाद में। नियम के विपरीत आपको जवाब देने का मैं मौका दे दूंगा। नियमों के अनुकूल बात चले तो एक बात है, और चार्जशीट तो बहुत लोगों पर हुआ है। नियमों को दरकिनार रखते हुए जब बात की जाए तो उसके लिए तो ये संसद नहीं है। दुनिया भर की बातें करने के लिए ये संसद का ये सदन नहीं है। No, nothing is going on record. Please continue. Please. अदालत के फैसले के रूप में मैं जो कुछ उद्धृत कर रहा हूं उसकी जिम्मेदारी ले रहा हूं। ये अदालत के फैसले का एक अंश है, इसके बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इस फैसले से जो नई परिस्थिति पैदा हुई है उससे केंद्र सरकार निपटेगी, वहां के राज्यपाल उस पर विचार करेंगे। लेकिन सब जुडिस मामले पर हम डिबेट कर सकते हैं, नई परंपरा लागू कर सकते हैं, तो कोई बात नहीं है। बहुत सारे सब जुडिस मामले सब पर डिबेट किया जाए, हवाला पर क्यों नहीं डिबेट करते, उस पर डिबेट कीजिए। अध्यक्ष जी, इतना सीनियर लीडर, इतना सीनियर मेंबर, और मैं समझता हूं कि इस तरह से बात नहीं करेंगे। बेबुनियाद बात, जो प्रस्ताव पर बहस कीजिए, जो प्रस्ताव पर बहस कीजिए, हम तैयार हैं सुनने की आपकी बात, हम जवाब देंगे। बोलने की अनुमति मिलेगी। Nothing is going on record. क्यों बैठेंगे आप बिना अनुमति क्यों बोल रहे हैं? Please. क्यों नहीं बैठते हो बिना अब तक क्या किस प्रकार की बात कर रहे हैं? ये बिहार के विधानसभा नहीं है, आप ये क्या कर रहे हैं? अरे अनुमति मांगिए। हम बोल रहे हैं अध्यक्ष से, आप कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? हम अपनी बात स्पीकर को बोल रहे हैं। Nothing will go on record. I have not permitted you. You will have enough opportunity to reply. I am going to give you a chance to reply. Please don't disturb the proceeding, Professor. You will have chance to reply to all the points. I'll give you a chance to reply. You will participate. Yeah. नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं। तो देखिए के कस्टोडियन है सर, और व्यवस्था का मामला मैं उठा रहा हूं, तो उस पर अगर आप सर, ऐसा है कि निश्चित तौर पर जो बातें रखी गई है बिल्कुल भेग है, और उस पर आप विषयांतर किए जा रहे हैं। विषयांतर पर कैसे डिबेट हो सकता है सर? वही आपने जो प्रस्ताव संशोधित प्रस्ताव है उसकी बात करें।
एक औचित्य प्रश्न प्लीज. I don't hold it. You don't have to argue. I think No, please. You will have a chance to reply to all the points. You note down, listen carefully, you note down, have a pen, with a pencil, and a paper, and then later on you can reply. Please. I have permitted the adjournment motion. We are discussing on adjournment motion. Please listen, have a patience, note down the points. You can reply at a later stage. सर हम आपकी बात को मान लिए थे और हम सुनने को तैयार हैं सर. आप तो हमेशा मेरा बात मानते हैं, अभी बैठ जाइए. बहुत बहुत शुक्रिया. इससे अंतर न हो. माननीय अटल जी से निवेदन यह है, पता नहीं कितने साल तक कितने साल तक आप लोगों को पढ़ाने का काम किया. हम क्या आपको कुछ उपदेश दे सकते हैं? सीनियर सांसद रहे हैं सर, आपके प्रति पूरा सम्मान है सर. अध्यक्ष महोदय होकर के डिबेट कीजिए. उसमें संशोधित प्रस्ताव है सर, उसमें आप सर आप बात करवाइए सर. सुन तो लीजिए, जवाब भी देंगे सर. अध्यक्ष जी, मेरे प्रस्ताव में राजनीतिक भावनाओं से ग्रसित होकर के कोई बात न कही जाए, उसका राजनीतिक लाभ उठाने के लिए राजनीतिक स्वार्थ से ग्रसित हो जाए तो नहीं होना चाहिए. नहीं तो प्रस्ताव पर बात करें. ये विषयांतर नहीं है, ये विषय से संबंधित है. विषय तो रिसेंट डेवलपमेंट है. अध्यक्ष महोदय, ये राजनीतिक स्वार्थ से ग्रसित होकर के बहस न करते, ये हम अपेक्षा करते हैं अटल जी जैसे नेता से. Whenever a member is not right, I am here to warn the member that you are going out of the rules. You don't have to worry about that. Best thing is let us listen to it. And you give a good reply, and I'm sure you will be able to give a very befitting reply. अध्यक्ष महोदय, ये जस्टिस धालीवाल का निर्णय है जो एंटीसिपेटरी बेल पिटीशन को अस्वीकृत करते हुए आज दिया गया. मैं उसको उद्धृत कर रहा था, बीच में टोका टोकी हो गई. मैं चाहता हूं रिकॉर्ड ठीक रहे. If the evidence is to be believed prima facie, then it is a clear case of systematic loot of public money over the years, depriving the poor people of their share. Why are you provoking? Therefore, it is a crime against the state. Therefore, the petitioners do not deserve the privilege of anticipatory bail. ये एक लंबी भ्रष्टाचार की कहानी का एक हिस्सा है. हमारे मित्र कह रहे थे कि आप बिहार की परिस्थिति पर बोलिए. मैं बिहार की परिस्थिति पर भी आने वाला हूं, लेकिन क्या भ्रष्टाचार बिहार की परिस्थिति से भिन्न है, अलग है? सवाल एक घोटाले का नहीं है. घोटाले के ऊपर घोटाला, घटाटोप घोटाला, और उससे सरकारी खजाना खाली. विकास के लिए धन नहीं है, प्रगति ठप है, सरकार नाम की चीज नहीं है. पंचायतों के चुनाव नहीं हुए. अध्यक्ष महोदय, सारा प्रयत्न ये हो रहा है. अध्यक्ष महोदय, सरकार की सारी ताकत अपने को, अपने नेता को और मंत्रियों को बचाने में लगी है. जनता दल की टूट, जनता दल का घरेलू मामला है, मैं उसमें दखल देना नहीं चाहता. लेकिन संसदीय लोकतंत्र में दलीय पद्धति को मजबूत करना भी बहुत जरूरी है.
लेकिन अगर दल में मेरी बात नहीं मानी जाएगी तो मैं दल तोड़ दूंगा, विधानमंडल को पंगु कर दूंगा, प्रतिपक्ष के सदस्यों को या तो निलंबित कर दिया जाएगा या मार पीट कर भगा दिया जाएगा, संदिग्ध चरित्र के लोग विधानमंडल के परिसर में लाए जाएंगे। इस स्थिति में क्या कोई भ्रष्टाचार के मामले में चलने वाला मुकदमा निष्पक्ष रूप से चल सकता है? बिहार के 3 विधायक जेल में, बेऊर जेल में, और वहां से वो भ्रष्टाचार के मामलों से संबंधित गवाहों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, सीबीआई को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। सीबीआई तो केंद्र से संबंधित है, जांच एजेंसी है। अब तो शिकायत भी नहीं होना चाहिए, उसके डायरेक्टर बदल दिए गए हैं। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिस पर आरोप लगाए गए हैं वो ये शिकायत करे कि सीबीआई ने मेरे खिलाफ षड्यंत्र किया है। क्या इस आरोप का कोई प्रमाण दिया गया? पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि सीबीआई सब लीक कर रही है, आपके हाथ में आ रहा है सब मामला, ये भी पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, ये कहा जा रहा है कि संविधान में ये कहां लिखा है कि जिसके ऊपर आरोप, जो आरोप पत्रित हो गया है वो इस्तीफा दे दे, ये कहां लिखा है? तो क्या संविधान में ये लिखा है कि मुख्यमंत्री को लूट की छूट होगी? हर बात संविधान में नहीं लिखी जाती। अनेक देश ऐसे हैं जहां लिखित संविधान नहीं है। देश चलता है परंपरा से, मूल्यों से, आदर्शों से। और आज भ्रष्टाचार का एक मामला नहीं है, एक व्यक्ति का सवाल नहीं है, एक प्रदेश की भी चिंता नहीं है। आज गणतंत्र के लिए खतरा पैदा हो गया है। अगर राज सत्ता मुट्ठी भर अपराधियों के हाथ में केंद्रित हो जाएगी, एक एक करके लोकतंत्र की संस्थाएं पंगु बना दी जाएंगी, अप्रभावी बना दी जाएंगी। जो खिलाफ खड़ा होगा उसकी हत्या का षड्यंत्र रचा जाएगा, गवाह मिलेंगे नहीं मुकदमे के लिए। और यह स्थिति चल रही है। प्लीज मैडम, अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी ने मन में तेरा देख लिया है, देखेंगे। पहले दिन के अपने भाषण में कहा था कि हमें स्टेट को बचाना होगा। देश संविधान से नहीं चलते हैं, देश संविधान में जनता की निष्ठा और जनता के विश्वास से चलते हैं। और आज उस विश्वास को ठेस लगी, आज उस आस्था पर आंच आ रही है। एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, क्या करना चाहती है, कौन सी योजना है? यह अदालत का फैसला है। फैसला मेरे अनुकूल है, इसलिए मैं संतुष्ट हूं। लेकिन ये मामले अदालत में जाए, वहां तय हो, ये जरूरी है। क्या ये दल के स्तर पर तय नहीं हो सकते? क्या ये मोर्चे के स्तर पर तय नहीं हो सकते थे? क्या सब मिलकर बिहार के मुख्यमंत्री को प्रेरित नहीं कर सकते थे कि थोड़े दिनों के लिए हट जाओ, आप तो बिल्कुल निर्दोष हैं, दूध के धुले हैं, मुकदमा चलेगा तो आप बिल्कुल उज्जवल होकर सामने आएंगे, थोड़े दिन की बात है, सब्र कर लो, सहन कर लो, इस्तीफा दे दो। किसी का परामर्श काम नहीं आया। शेर भर सतुआ पर सारी जमीन लिखा लो, घर दीवार लिखा लो, यही होते आया है। इसलिए अब ऐसा नहीं होता। अध्यक्ष महोदय, क्या आजादी है बोलने के लिए? आप बोलिएगा तो हम भी बोलेंगे। अभी भी समय है, किसी के अभी भी समय है। जो पुराने मित्र हैं, समाजवादी रहे हैं,
जो जयप्रकाश और लोहिया के आंदोलन से जुड़े थे वो अभी भी समझाए जाकर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला हुआ नहीं कहाता, लेकिन हम एक एक विकल्प बंद करते जा रहे हैं और इसकी मुझे चिंता है। पहले भी भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे, मुख्यमंत्री उसमें फंसते थे और प्रथम दृष्टि से अगर मामला बनता था तो मुख्यमंत्रियों को त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता था, कोई मना नहीं करता था, कोई सड़क पर आने की धमकी नहीं देता था, कोई फांसी पर चढ़ने का ऐलान नहीं करता था। उस दिन श्री शरद यादव कह रहे थे कि लोकतंत्र चलेगा तो लोक लाज से चलेगा। लोकतंत्र चलेगा कैसे? अगर पार्टी फैसला नहीं कर सकती तो फिर एग्जीक्यूटिव को फैसला करना चाहिए। लेकिन यह भावना पड़ रही है कि अदालत पर छोड़ दो, कौन मुसीबत में फंसे, कौन जिम्मेदारी ले। फिर चाहे जो मामला हो, दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के आवंटन का सवाल हो या पर्यावरण की रक्षा का प्रश्न हो या पटना में, अभी पटना की बात हो रही थी, पटना की सरकार ऐसी है जिसे जल भराव की चिंता नहीं है। और आपके महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? अध्यक्ष जी, मैंने अपने भाषण में ये नहीं कहा कि आपके बिहार में क्या हो रहा है। आप अगर महाराष्ट्र को मेरा महाराष्ट्र बना रहे हैं, मुझे बड़ा आनंद है, बड़ी खुशी है। नहीं, पटना की याद मुझे श्री सोमनाथ चटर्जी ने दिलाई। वर्षा बरसाने का काम हमारे कुवत के भीतर नहीं है, हमारे वश में नहीं था। वर्षा तो 20 साल 25 साल 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है वर्षा ने। और वैसे में वाटर लॉगिंग हुआ, हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि पानी निकाला जाए, उस पर भी आपको शिकायत है, आश्चर्य है। मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है अध्यक्ष महोदय, मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर है। हम लोग आपसे संरक्षण चाहते हैं, हम माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात सुनना चाहते हैं, हम इस चर्चा में भाग लेना चाहते हैं। क्या बार बार टोका टोकी करके लगातार एक सिलसिला चलता रहेगा और इस पर कोई भाषण नहीं हो पाएगा? हम आपसे संरक्षण चाहते हैं। या तो उनकी बात एक बार सुन लीजिए। अब ये बार बार बोलते चले जा रहे हैं, इसका क्या मतलब? इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए आपका संरक्षण हम लोग जरूर चाहेंगे। अगर डिबेट के स्तर को आप बनाए रखना चाहते हैं, आप अगर अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर डिबेट के स्तर को बनाए रखना चाहते हैं तो सदन को नियंत्रित कीजिए, नहीं तो डिबेट का स्तर बना नहीं रहेगा। और वो अगर समझ रहे हो कि 10-5 लोग हल्ला करके दूसरे लोगों को ठोक देंगे तो उससे अधिक लोग हल्ला करके उनको ठोक सकते हैं। यहाँ न्यूमेरिकल अध्यक्ष महोदय, Please sit down now. You remember yesterday what you did? Your own interruption is becoming long. ताकत उनके खिलाफ है और बार लोग इस ढंग से अगर ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे तो नतीजा इसका अच्छा नहीं होगा। You are right. Don't delay it anymore. करके आप नियंत्रित करें। I agree with you, Mr. Nitish Kumar. The Prime Minister yesterday, what you did to the Prime Minister yesterday, they have learned it from you. You remember what you did to the Prime Minister yesterday? Today they have learned from your yesterday's behavior. What did you do to the Prime Minister? No. You interrupted and prevented speaking. You have learned. Please, madam, don't complicate the matter now. Don't complicate. Please, madam. और सारी बहस का स्तर ऐसे ही नीचे गिरा रहेगा।
प्लीज। अध्यक्ष महोदय, एक आध बार कदम पर बार टोकी नहीं चलेगी। अध्यक्ष महोदय, आप सदन को नियंत्रित प्लीज। नहीं, प्लीज डोंट, प्लीज। नो इंटरप्शंस नाउ। Enough. Let us have. मैं कैसे बोल सकता हूँ इस स्थिति में? Please. How can you do like that? No. You can't do like that. Please, now don't complicate. Don't complicate the matter now. What is this? When I am asking them to sit down and you start. And when you sit down, they will start. What is this? Please sit down. आप इन पर नाराज हो रहे हैं। All right, you carry on. आपस में करो, कर लीजिए। आप उनको चुप करिए। बहुत अच्छा, और बोलो। नहीं, और बोलो। प्लीज से मोर, प्लीज। हाँ, आप खड़ा हो जाइए। हाँ, आप बोलती रहिए। Good, very good. You are doing very well. Congratulations. Wonderful job. अध्यक्ष महोदय, अब पटना में पानी भर गया है और वर्तमान सरकार उस पानी को निकाल नहीं पा रही और कोर्ट आदेश दे रहा है कि सेना की मदद लो। इसमें मेरा क्या दोष है? अध्यक्ष महोदय, आपका जानकारी है, मुझे मालूम है। इसीलिए मैंने आपको कहा था, आप नोट कर लीजिए क्या पॉइंट हो रहा है। आप जब जवाब देंगे ना, तब आप जवाब दीजिए। आपका जानकारी जितना आपका पास है वो आप बोल दीजिए हाउस में। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था सदन से कि एग्जीक्यूटिव अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगी तो फिर न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाने के अलावा नागरिकों के पास और कोई रास्ता नहीं रहेगा। होना तो ये चाहिए कि एग्जीक्यूटिव अपने कर्तव्य क्षेत्र के अंतर्गत अपने कर्तव्य का पालन करे और न्यायपालिका अपने अधिकार क्षेत्र तक सीमित रहे। लेकिन अगर मामले लटकाए जाएंगे, ये चारा घोटाला लीजिए, 1.5 साल से चल रहा है, लगातार चल रहा है, प्रक्रिया जटिल है, विलंब होते हैं, भ्रष्टाचार के मामले कब तक चलेंगे? अगर तो जो जिन पर आरोप लगते हैं उनके साथ भी अगर न्याय करना है तो उसका तकाजा यह है कि जल्दी से सुनवाई होना चाहिए, तुरंत फैसले होना चाहिए। और इसके लिए अगर प्रक्रिया में सुधार करने की जरूरत है, प्रधानमंत्री प्रस्ताव लेकर आए और सदन उनका समर्थन करेगा। ये जो घोटाला था जिसमें पहले 2 साल पहले लोग घोटाले में लपेटे गए थे, अब उसका जैसा मैंने अभी उल्लेख किया कि श्री यशवंत सिन्हा के बारे में आज फैसला आ जाया है, श्री मोतीलाल वोरा और श्री शिवशंकर जी, अजीत पांजा, उनको मुक्त कल मुक्त किया गया। ये 2 साल से चल रहा है। चुनाव नहीं लड़ सके, चुनाव खुद लड़ने के बजाय अपनी बीवी को लड़ाया और फिर बाद में वो सीट भी चली गई, वो एक अलग कहानी है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। लेकिन कितने लंबे मामले चलेंगे? दल के स्तर पर तय हो, संयुक्त मोर्चा कोई फैसला नहीं कर सकता। 356 का उपयोग करना है कि नहीं करना? मैंने आपका
कॉमन मिनिमम प्रोग्राम देखा, आजकल उसका उल्लेख कम होने लगा है। उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में ये नहीं लिखा हुआ है कि आर्टिकल 356 विल बी अबॉलिश्ड, ये नहीं लिखा है आपने। जो लिखा है उस पर ईमानदारी से विचार करिए। मैं उद्धृत करना चाहता हूं, On the second track, the United Front government will immediately appoint a high-level committee to review and update the recommendations of the Sarkaria Commission. ये ठीक है. The committee will be requested to also to go into the vital question of devolution of financial powers from the central government to the state governments. ये भी बहुत अच्छी बात है. और आर्टिकल 356 के बारे में जो कहा है वो इस प्रकार है, स्कोप ऑफ आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन इंटरप्रेटेड एंड सर्कमस्क्राइब्ड बाय रीसेंट डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. आर्टिकल 356 विल बी अमेंडेड टू रिफ्लेक्ट दीज डिसीजंस एंड टू प्रिवेंट द मिसयूज ऑफ दैट आर्टिकल. मिसयूज को रोकने की बात कही गई है. तो क्या बिहार में अगर बिहार में उसका उपयोग किया जाता या किया जाए तो क्या वो दुरुपयोग होता? आखिर जब कोई रास्ता न हो, बिहार और महाराष्ट्र की तुलना मत करिए. अकेले बिहार में दलितों का जो सामूहिक नरसंहार हुआ है उसके सामने मुंबई की घटना फीकी पड़ जाती है. आप बैठिए. अध्यक्ष महोदय, बिहार में प्राइवेट सेनाएं बनी हुई है और लोगों का कत्लेआम हो रहा है. अब उत्तर प्रदेश में आएगा, अभी महाराष्ट्र में थे, अब उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार को आप समर्थन कर रहे हैं. सुनिए, आपको मैंने आपको जो कुछ कहना है आप नोट करिए. आपको बाहरी जब आएगी आप उसका रिप्लाई के रूप से आप बताइए. ऐसा इंटरप्ट करने से डिबेट चलेगा नहीं. प्लीज कोऑपरेट, लेट अस हियर. जो भी होगा, अबे अध्यक्ष ऐसा नहीं होना. सभापति जी, अंतर होकर के बोला विषयांतर का भी चलेगा ही. तो यहाँ हम लोग बैठे ना, एकदम अनवरत. यहाँ तो हम लोग बैठे, विषयांतर का भी हम लोग इसका. तो मैं आगे भाषण नहीं करूंगा. नहीं, मैं नहीं बोलूंगा. सभापति जी, मेरा एक निवेदन है. ये तरीका नहीं है. नहीं, 40 मिनट हो गया. हमारे जैसे बहुत से लोग चाहते हैं कि अटल जी अपना भाषण पूरा करें और 40 मिनट में इस तरह टोका टोकी हुई. मैं सम्मानीय सदस्यों से कहूँगा, कोई ऐसी बात नहीं कह सकते हो जिसका वो जवाब नहीं दे सकते. अगर इस तरह चलता रहेगा तो इस विवाद का कोई अर्थ ही नहीं रह जाएगा. मेरा निवेदन है कि अटल जी के भाषण में जो बार बार हस्तक्षेप हो रहा है, मेरी निवेदन अगर स्वीकार करें तो सदस्यों को शांति से सुनना चाहिए और उनको आप समय दीजिए. जो जवाब देना चाहे वो जवाब दें, लेकिन 40 मिनट में अटल जी मुश्किल से 10-5 मिनट बोल सके होंगे, ये अच्छी बात नहीं. तो इसलिए मैं अपील करूंगा सब आदरणीय मेंबरों से कि आपको अगर कोई ऐसी बात हो तो आपके बाहरी आने में आप कुछ रिप्लाई दे सकते हैं. ऐसे टोका टोकी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं. अब सभापति महोदय, मैं आर्टिकल 356 की चर्चा कर रहा हूं, उसमें मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा. ये मैं मांग जरूर कर रहा हूं कि जब सब रास्ते बंद हो गए और कोई रास्ता खुला नहीं है तो फिर इस परिस्थिति का तकाजा ये होगा कि आर्टिकल 356 का उपयोग किया जाए. फिर प्लीज. यूनाइटेड फ्रंट ने भी आर्टिकल 356 को खत्म करने की बात नहीं कही है. ठीक है, इंटर स्टेट काउंसिल बनी है, वो विचार कर रही है और उसका दुरुपयोग रोका जाए, इसका प्रबंध करना जरूरी है. लेकिन अब जैसे बिहार की स्थिति हो गई है, वहां लोकतांत्रिक संस्थाएं चल नहीं रही है, अदालत के सिवा कोई रास्ता नहीं है. एक रास्ता था जिसका अवलंबन नहीं किया गया, नहीं किया जा रहा. और ये सुझाव उस दिन स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के संबंध में आयोजित बैठक में श्री सी सुब्रमण्यम ने रखा था
उन्होंने कहा कि बिहार में राज्यपाल महोदय ने मुख्यमंत्री के विरुद्ध लगाई जाने वाली चार्जशीट को देखा है। मुख्यमंत्री पर जो 4 आरोप लगे हैं और उन पर जब मुकदमा चलाने की मांग हुई तो मुख्यमंत्री पर मुकदमा तब तक नहीं चलाया जा सकता जब तक कि गवर्नर की अनुमति नहीं है। और गवर्नर ने कहा कि आरोप कौन से हैं, चार्जशीट कहाँ है। 37 दिन तक गवर्नर महोदय उस पर विचार करते रहे। जरूर उन्होंने गहरा अध्ययन किया होगा, विधि शास्त्रियों की राय ली, एडवोकेट जनरल से परामर्श किया और फिर उन्होंने इस बात की इजाजत दी कि ठीक है, प्राइमा फेसी केस है और चार्जशीट लग सकती है। अब इसके बाद क्या गवर्नर महोदय का और कोई कर्तव्य नहीं? क्या उन्होंने ये नहीं सोचा कि चार्जशीट अगर लगा दी जाएगी तो मुख्यमंत्री के पद पर बने रहते हुए किसी व्यक्ति के खिलाफ कहीं भी, और बिहार का, विशेषकर बिहार में साक्ष्य जुटाना एक असंभव काम होगा। 6 के करीब लोग संदेहास्पद स्थितियों में मारे गए। कौन खिलाफ गवाही देगा? कौन सत्य का उद्घाटन करेगा? छोटे मुकदमों में इसलिए कि गवाहों को प्रभावित न कर दें, बेल देने से इनकार कर दिया जाता है। आज बेल देने से इनकार किया, ये अच्छी बात है, लेकिन गवर्नर महोदय ने सोचा नहीं? क्या केंद्र से परामर्श नहीं किया? क्या हमारे गृह मंत्री उनसे बात नहीं करते रहे? जो भी परिस्थिति पैदा होगी उसका सामना करना पड़ेगा। आखिर गवर्नर ने संविधान की शपथ ली है। मुख्यमंत्री और मंत्री श्री सुब्रमण्यम ने इस बात पर बल दिया था कि मुख्यमंत्री और मंत्री गवर्नर का जब तक प्लेजर है तब तक ऑफिस होल्ड कर सकते हैं, और गवर्नर चाहे तो अपना प्लेजर विड्रॉ कर सकता है। गवर्नर त्याग पत्र देने के लिए कह सकता है। अगर उसकी बात न मानी जाए, गवर्नर आगे कदम बढ़ा सकता है। इसका भी अवलंबन नहीं किया गया। इसका अवलंबन किया जाता तो एग्जीक्यूटिव की निर्णय लेने की, कार्रवाई करने की क्षमता दृढ़ होती। अदालत पर छोड़ दिया गया है। खैर मुकदमा चल रहा है, मैं उसमें विस्तार से जाना नहीं चाहता। और अगर पार्टी स्वयं अपने को अनुशासित नहीं करती, जनमत उसको प्रभावित नहीं करता, अगर राज्यपाल भी अपने दायित्व को पूरा नहीं करते, तो फिर आर्टिकल 356 के अलावा मुझे तो और कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। लेकिन संयुक्त मोर्चे में मतभेद के कारण एक निर्णय लेना संभव नहीं हो पा रहा। यह सत्ता का खेल नहीं है। इस समय गणतंत्र संकट में है। लोकतंत्र को ऐसी चुनौती कभी नहीं मिली। 50 साल हो गए। जिस तरह से सबको नकारा जा रहा है। अभी रेल मंत्री गए थे, मैंने अखबार में पढ़ा, कहां तक ठीक है मैं नहीं जानता, कि रेल मंत्री की सुरक्षा के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की जरूरत थी। प्रदेश सरकार के ऊपर वो सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकते, और उनकी सभा में गड़बड़ करने की कोशिश की। हमारी सभा कौन करने देगा? और बॉम्ब चलाया, और प्रधानमंत्री कहते हैं जनता को जागृत करो। जनता भयभीत है, जनता आतंकित है, माफियाओं की मुट्ठी में जनता। हाँ, उन्होंने ही चलाया होगा। जनता को कैसे जागृत किया जाएगा? नहीं, नो प्रेजेंटिंग कमेंट्री। बैठो ना। आई हैव नॉट गिवन यू परमिशन। अध्यक्ष महोदय, भाई को मारा या डीसी को मारा, वो भी। अध्यक्ष महोदय, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। कंटिन्यू। चर्चा का प्रारंभ हुआ तो हमारे मित्र श्री सोमनाथ चटर्जी ने पूछा था 356 के बारे में क्या है। अगर और कोई रास्ता न हो तो 356 का अवलंबन होना चाहिए, एक बुराई के रूप में होना चाहिए, कम बुराई के रूप में।
लोकतांत्रिक मूल्य खतरे में पड़ जाए, गणतंत्र पर आंच आ जाए और हम कहें कि हम संविधान की 356 का उपयोग नहीं करेंगे, वो उपयोग नहीं होगा, दुरुपयोग नहीं होगा, सदुपयोग होगा। 356 में कोई बुराई नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट, हाँ मैं इस पर आना चाहता हूं। आज जो प्रदेश में परिस्थिति पैदा हो गई है, वो परिस्थिति अगर केंद्र में पैदा हो गई और अगर हम इसी तरह से ढील देंगे और मूल्यों की चिंता नहीं करेंगे और हर चीज अदालत पर छोड़ेंगे, तो किसी दिन ये मौका आने वाला है कि अदालत की तरफ से हमको मिलेगा एक खर्रा कि आप ये कर सकते हैं, आप ये नहीं कर सकते। सभापति जी, मुझे आश्चर्य है कि हमारे कांग्रेस के मित्र ये बिहार के बारे में कौन सा दृष्टिकोण रखते हैं, मैं समझना चाहता हूँ, खाली समझ के लिए। नहीं, वो भाषण करेंगे। पटना में कुछ कहना और यहाँ कुछ कहना, और कहना कुछ और करना कुछ। अब ये राजनीति मेरी समझ में नहीं आती। वहां विधानसभा में एक दिन लालू प्रसाद की सरकार अल्पमत में रह गई थी, एक दिन नहीं कुछ दिन। जब जनता दल का विभाजन हो गया था, वो अल्पमत में थे, उन्हें चुनौती दी गई थी। एक तो रात में उन्होंने झारखंड से समझौता कर दिया, किस कीमत पर किया मैं नहीं उसमें जाना चाहता। क्या किसी सीमा प्रदेश में अपनी सत्ता खतरे में पड़ने के बाद अगर वहां के मुख्यमंत्री, वहां का सत्तारूढ़ दल किसी राष्ट्र विरोधी तत्व के साथ समझौता करके अपना बहुमत बनाए रखे, तो क्या प्रतिक्रिया हो? आप प्रत्येक झारखंड के खिलाफ थे, तो झारखंड आपने स्वीकार कैसे कर दिया? और कांग्रेस ने कहा हम तटस्थ रहेंगे, रामाय स्वस्ति रावणाय स्वस्ति, हम तटस्थ रहेंगे। और तटस्थता का कारण ये दिया कि हम विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के साथ वोट नहीं कर सकते। ये संप्रदायवादी हैं, कांग्रेस सेक्युलरवादी है। संप्रदायवादियों के साथ वोट करना उन्हें गवारा नहीं है। लेकिन जब देवेगौड़ा की सरकार हटाने का सवाल आया था, तो आपने हमारे साथ वोट किया था या नहीं किया था? अच्छा, आप बिहार में खुद मोशन लाएंगे नहीं, और हमारा मोशन आएगा तो उस पर ये कह के वोट देने से बहानेबाजी करेंगे, ये नहीं चलेगा। और सचमुच में हमारा भी मोशन नहीं था, मुख्यमंत्री ने कॉन्फिडेंस ही किया था। देवेगौड़ा जैसी स्थिति थी, बिल्कुल। मगर आप इसे हटाना चाहते हैं, वो ठीक है। ये राजनीति नहीं है, ये बहुत ही संकुचित खेल है, बहुत ही संकीर्ण खेल है। अध्यक्ष महोदय, मैं समाप्ति की ओर ले जाना चाहता हूं। काम रोको प्रस्ताव को लाने का एक ही उद्देश्य था कि बिहार की बिगड़ती हुई स्थिति की ओर तत्काल ध्यान दिया जाए। 184 में चर्चा हो सकती है, 193 भी चर्चा का एक हमें उपकरण प्रदान करता है। लेकिन आज देश इस सत्र की ओर, इस संसद की ओर जिस आशा भरी निगाह से देख रहा है, अगर हम पहले ही दिन और उसके बाद आपके आदेश के अनुसार दूसरे दिन बिहार की स्थिति पर चर्चा न उठाते, तो हम अपने कर्तव्य का पालन करने से चूक जाते। सवाल सरकार को कटघरे में खड़ा करने का नहीं है, सरकार तो कटघरे में है अपनी निष्क्रियता के कारण। प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि मैं तो फंस गया हूं, 5 पांडव तो 5 ही थे, या तो 15 पुंगव विराजमान हैं। मैं नहीं समझता कि इससे समस्या का समाधान निकलेगा। संयुक्त मोर्चा बनाए, उसको चलाना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन जैसा आपने अपने प्रथम भाषण में कहा था प्रधानमंत्री महोदय, स्टेट, और मैं उससे एक कदम आगे जाकर कहना चाहता हूं रिपब्लिक,
आज खतरे में रिपब्लिक, और रिपब्लिक की रक्षा के लिए कदम उठाना होगा। पार्टियां गौड़ हैं, पहले गणतंत्र 50 साल की आजादी के बाद भी अगर लोगों के मन में स्वतंत्रता का त्योहार मनाने के लिए जैसा उत्साह चाहिए वैसा उत्साह नहीं है, तो हम सब राजनेता, सब दलों के प्रतिनिधि जरा अपने अपने गिरेबान में मुंह डालकर देखें। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक जिहाद की आवश्यकता है, निर्मम, निरीह। बार बार कहा जाता है किसी कीमत पर समझौता नहीं होगा, किसी कीमत पर हम कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, ये कहा जाता है, लेकिन खाली भाषण से संतोष होने वाला नहीं। शब्द के साथ कर्म की युति चाहिए, उक्ति के साथ कृति चाहिए, भाषण के साथ आचरण चाहिए। और इसके लिए जो भी कठोर कदम, प्रधानमंत्री ने कहा कि कठोर कदम उठाना पड़ेंगे। कौन से कदम उठाना चाहते हैं? उनमें विलंब क्यों हो रहा है? ये सदन का सत्र है, थोड़े दिन चलने वाला है। स्वतंत्रता का त्योहार तो हम मनाएंगे, लेकिन अगर हम भविष्य की चिंता नहीं करेंगे तो ये स्वतंत्रता का त्योहार जिस उत्साह से मनाना चाहिए वो उत्साह हम जनता में पैदा नहीं कर सकते। और इसीलिए एक सारे सदन को झकझोरने के लिए मैं अपना काम रोको प्रस्ताव लाया हूं। आपने मुझे अवसर दिया।